इस देश में रिजर्वेशन पर बहस होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। क्या अब इस देश में रिजर्वेशन रिलीजन के नाम पर दिया जाएगा? मतलब आपका धर्म डिसाइड करेगा कि आपको कितने % रिजर्वेशन मिलने वाला है। जी हां, सही सुना आपने। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसे हम बोल रहे हैं कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट, जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है 2 करोड़ तक का, और अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है तो 1 करोड़ तक का। मोटा मोटी बात यह है कि अब केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रही है रिलीजन के बेसिस पर। अब हमें यह डिस्कस करना है, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या यह ठीक है? एक सेक्युलर देश के अंदर रहकर रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना, क्या हम उसे एफर्मेटिव एक्शन ही कहेंगे, या यह नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट जाता हुआ एक स्टेप दिखता है? हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस बात से, इस टॉपिक से जुड़े अलग अलग पहलू, चाहे वो नेशनल यूनिटी को लेकर हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को लेकर हो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा मैंने आपसे बोला, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। बिल का नाम आपको देखने को मिल रहा है, कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स बिल, जिसमें 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है मुस्लिम्स को इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर वो सिविल वर्क्स के लिए है तो अप टू 2 करोड़, और अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है तो अप टू 1 करोड़। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में जो 1 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें 4% सीट्स मुस्लिम के लिए रिजर्व रहेंगी, और अगर वो सिविल वर्क्स के लिए हैं और वो 2 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसमें भी 4% सीट आपको मुस्लिम्स के लिए रिजर्व दिखेंगी। ये जो डिसीजन है ये 2025-26 का कर्नाटका बजट में अनाउंस किया है बाय द चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। अब ये बोलना चाहते हैं कि जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं अमंग द बैकवर्ड क्लासेस एंड द बैकवर्ड कम्युनिटीज, उसको ये बिल पूरी तरीके से टैकल करने में सक्षम है, उसको ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा और बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा पाएगा उन लोगों को जो रिलेटिवली आपको बैकवर्ड दिखते हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस कुछ ज्यादा पॉजिटिव आते हुए नहीं दिखे हैं। काफी अप्रोर के बीच में ये एक्ट पास हुआ, काफी हो हल्ले के बीच में आपको ये बिल पास होता हुआ दिखता है, काफी अपोजिशन के बीच में ये बिल पास होता हुआ दिखता है। अपोजिशन का कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है। अब पहले इस स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, क्या यह सच में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? देखो, जब हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जब सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी जाती है तो हम यह मान के चलते हैं कि इंट्रिंसिकली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसलिए इन्हें अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, इसलिए इन्हें अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है। इंदिरा साहनी केस के बाद यह भी बता दिया गया कि जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें भी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड होना चाहिए ये केवल सोशल बेसिस पे ही हो सकता है, ये रिलीजियस बेसिस पे आप, कम्युनिटी बेसिस पे आप डिवाइड क्रिएट नहीं कर सकते। और शायद वो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था वही कारण है पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसका ये कहने का कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी चीज, जो रिजर्वेशन के लिए जजमेंट आए थे उनके ऊपर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। इंदिरा साहनी के जजमेंट में बोला गया था रिजर्वेशन लिमिट 50% से ऊपर नहीं जा सकती, और आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में आज की डेट में रिजर्वेशन लिमिट 50% से ऊपर जाती हुई दिख जाती है। इंदिरा साहनी केस में बोला गया था इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन का नहीं हो सकता, लेकिन आज की डेट में आपको ईडब्ल्यूएस भी आता हुआ दिख जाता है। हो सकता है थोड़े टाइम में आपको देखने को मिले कि 100 में से 80 सीट रिजर्व हो चुकी हैं और बाकी 20% आपको जनरल बेसिकली आप फाइट बैक करने के लिए बचते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सोशल डिसरप्शंस में रिजल्ट करेगा, और साथ के साथ ये एक गलत प्रेसिडेंट, एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी स्टेट्स के लिए, जो इससे सीख लेकर अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। अब क्या ये माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन की बात पहली बार हुई है? नहीं जी। 2004-2005 के अंदर 2 कमिटीज बनाई गई थी बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। वन वॉज सच्चर कमेटी, सेकंड वॉज रंगनाथ मिश्रा कमेटी। तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी भी बोलकर गई थी कि भारत के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, इवन बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड देन द एससी कम्युनिटी, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है और उन्हें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर।
लेकिन कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, संवैधानिक एंगल, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक लूप होल ढूंढा गया है और रिलीजन के नाम पर भी आप रिजर्वेशन देना प्रोवाइड कर रहे हो। इसके अलावा इस बिल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर की सैलरीज और अलाउंसेस को भी इंप्रूव करने की बात करते हैं, इंक्रीज करने की बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एस्पेक्ट के किसकी कितनी सैलरी बढ़ गई, किसको कितना प्रमोशन मिल गया। हमारा मेन फोकस ये रहना चाहिए कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है रिलीजन के नाम पर, इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला इंप्लीकेशन देखने को मिल रहा है मुझे, एक्सैबरेट सोशल डिविजन्स एंड अंडरमाइंस इक्वालिटी। जो समाज के अंदर ऑलरेडी आपको डिवाइड देखने को मिलता है इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो ये रिलीजियस डिवाइड को और पोलराइजेशन को और ज्यादा बढ़ाता हुआ दिख सकता है। और बाकी स्टेट में भी अगर ये चीज इंप्लाई होती हुई दिखती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसकी भी की जाएगी। लेकिन समाज में आपको एक और फॉल्ट लाइन क्रिएट होती हुई दिख सकती है इन द नेम ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। साथ के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है हमारा सेक्युलरिज्म का, हम प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल पे चलते हैं। हम सब रिलीजन से, सरकार जो है, जो स्टेट है, वो हर रिलीजन से बराबर डिस्टेंस बनाकर नहीं रखती। वो क्या करके रखती है, अगर माइनॉरिटी है उसे हेल्प की जरूरत है तो सरकार उसे अलाउड है उसे हेल्प करना। लेकिन उसके लिए आपने ऑलरेडी आर्टिकल 29 और 30 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करा रखे हैं। एफर्मेटिव एक्शन का सेक्युलरिज्म के अंदर कोई लेना देना नहीं है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, इसलिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्वेश्चन भी किया जा सकता है और इस सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट से थोड़ी सी डिविएट भी होती हुई दिखती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पोलराइजेशन और वोट बैंक पॉलिटिक्स को यह बढ़ावा देती हुई दिख सकती है। ये चीज, जैसा मैंने बोला, बाकी लोग इससे एग्जांपल की तरह ले सकते हैं और अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक डिवाइसिव प्रेसिडेंट सेट करता है अलग स्टेट्स के लिए, और साथ के साथ स्टेट बजट के लिए सरकारी खजाने पर, सरकारी ट्रेजरी पर ये एक एक्स्ट्रा बर्डन भी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जब आप एफर्मेटिव एक्शन लेते हो तो आप केवल रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे, आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। राइट, आपने देखा होगा, जैसे हम फॉर एग्जांपल जब भी आपको देखने को मिलता है जितने भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें हम कंसिडर करके चलते हैं कि इनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स देखने को मिलती हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स रिजर्व देखने को मिलती हैं। तो अगर इस चीज़ को रिलीजन के नाम पर कंटिन्यू किया गया तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेन की तरह भी देखा जा सकता है। अब सवाल ये है, लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि किसी भी गलती की सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने वो गलती की है। इस देश में एफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, कुछ उन लोगों को सजा दे रहा है, कुछ लोगों को उस चीज की सजा मिल रही है जो गलती उन्होंने कभी की भी नहीं। बस उनकी गलती इतनी है कि वो एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पैदा हो गए। और अब जब ये रिजर्वेशन कास्ट को छोड़कर रिलीजन पर भी मूव कर जाएगा तो ये जो पनिशमेंट है उनका ही और एग्रीवेट हो जाएगा, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। और ये इसकी अपोजिशन आपको देखने को भी मिलती है, समाज में देखने को मिलती है। और ये किसी भी तरीके से, और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा ये चीज कि रिजर्वेशन हमारे देश में एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। आज भी 60% SC/STs को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। जो विद इन दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थोड़े से अपलिफ्टेड लोग हैं वो रिजर्वेशन का फायदा ले जाते हैं। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये पूरी तरीके से मैं कम्युनिटी को मानता हूं, रिजर्वेशन एक बाहर से किया गया एफर्ट है जिससे इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सके, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है इन पेरिफेरी पे बैठे हुए लोगों को, और बार बार इन्हीं के परिवारों को रिजर्वेशन का फायदा मिलता जाता है। जो यहां कोर एरिया में बैकवर्ड कम्युनिटी बैठी है उस तक कभी रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंच ही नहीं रहा। जिससे हमें यह समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन में कैटेगरीज नहीं बढ़ानी है, रिजर्वेशन का परसेंटेज नहीं बढ़ाना है, रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं जिससे इस रिजर्वेशन का फायदा ये जो कोर में आपको मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी या मोस्ट बैकवर्ड लोग बैठे हुए दिख रहे हैं उन तक पहुंच सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में रिजर्वेशन को आप ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे तो चाहे 80 साल का, 200 साल का, 300 साल हो जाएं, तब भी आपको समाज में बराबरी आती हुई नहीं दिखेगी, तब भी आपको लोग अपलिफ्ट होते हुए नहीं दिखेंगे। ये पेरिफेरी, ये कोने पे ही घूमता रहेगा और जो कोर में लोग बैठे हैं उन तक कभी रिजर्वेशन के फायदे पहुंचेंगे भी नहीं। तो रेदर देन टॉकिंग अबाउट कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म तो नहीं होना चाहिए अभी, बिकॉज बहुत सारे लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उन्हें अपलिफ्टमेंट की नीड है, लेकिन रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की अर्जेंट जरूरत है। जो चल रहा है उसे करना पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा देवेंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट में भी हर कोई बराबर नहीं है, वहां भी आप क्रीमी लेयर जैसा कंसेप्ट इंप्लाई कर सकते हो, जिसमें जो रिजर्वेशन अगर ले चुके हैं पर्टिकुलर क्रीमी लेयर से ऊपर आ चुके हैं
तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा अगर हो जाता है तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले रहे हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो पढ़ा लिखा समाज है बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, उनको रिजर्वेशन छोड़ना पड़ेगा, और वही आज की डेट में लीडरशिप रोल में है, तो वो तो रिजर्वेशन नहीं छोड़ने वाले। इसलिए रिफॉर्म्स काफी डिफिकल्ट देखने को मिल रहे हैं। कंक्लूजन में इस तरीके से बोल सकता हूं कि एक एफर्मेटिव एक्शन और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के बीच में बैलेंस क्रिएट करना कैसे हो पाएगा, ऐसी चीजों के थ्रू ये भी एक सवाल उठता है। आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पॉलिसीज हैं हमारी वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करें, लेकिन किसी भी तरीके से नेशनल यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। साथ के साथ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल पॉलिसीज डेफिनेटली प्रमोट करनी चाहिए। सबके अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को भी टैकल करने की जरूरत है, और सारी कम्युनिटीज की नीड्स को भी देखने की जरूरत है। लेकिन वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, नेशनल यूनिटी, वो ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी वाला पर्सपेक्टिव आपको मेंटेन रखकर चलना पड़ेगा। ओपन डायलॉग और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, जिससे किसी को यह ना लगे कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स या फिर पोलराइजेशन के लिए किया गया है। और साथ के साथ ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है जो नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करें रेदर देन उन्हें वीक करने की जगह। This all video was very important from the social justice aspect of GS papers, from mains aspect. आपको समझने की जरूरत है रिजर्वेशन को, आपको समझने की जरूरत है रिलीजियस रिजर्वेशन को, इसे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जो एफर्मेटिव एक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से भारत में फंक्शन करता हुआ दिखता है, क्या वो सक्सेसफुल है, क्या वो फेल्ड अटेम्प्ट है, क्या वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, जो आपको शायद इस वीडियो से समझ में आया भी होगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, and have a good day. Stay tuned to our YouTube channel, that is Chahal Academy. Have a good day.